हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मैं मैथ का नया कोर्स लेके आने वाला हूँ। उसी को उसी कोर्स के सिलसिले में आज हम बात करने वाले हैं। उसी कोर्स को हम लेके आए हैं आज। इसमें हम बेसिकली बताए थे आपको कि हम पार्ट 1 में जेईई मेन की तैयारी करवाई जाएगी। यदि आप मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। 4-5 मिनट का वीडियो है, वो देखना आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। वो आप देखिए, उसके बाद इस लेक्चर पर आइएगा। मैंने बताया था कि आपको जेईई मेन की तैयारी यहाँ पे पहले जेईई मेन पे फोकस की जाएगी पार्ट 1 में। इसी सिलसिले में आपसे कुछ बात करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि जेईई मेन की लेवल से आप 20% अबव तक इसमें पढ़ाई जाएगी। आप सोच रहे हैं भैया 20% अबव क्यों? क्योंकि भैया जेईई मेन में हर साल 4-5 क्वेश्चन कुछ ऐसे डाले जाते हैं जो कि टॉपर को डिसाइड करता है। वो 4-5 क्वेश्चन जेईई मेन लेवल से थोड़ा ऊपर होते हैं, स्पेशली टॉपर के लिए तैयार किया जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम 20% अबव तक दिया जाए, क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस पे बच्चे 4 साल के बाद भी देख सकते हैं। तो जेईई मेन का लेवल थोड़ा बढ़ भी जाए तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो इस कोर्स को फिर से देख सकते हैं। क्योंकि सिलेबस नहीं बदलेगा लेकिन लेवल थोड़ा अप हो जाएगा जेईई मेन का 4 साल के बाद, 5 साल के बाद। इसीलिए 20% अबव रखा है। सो आप सबको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल भी होगी, ताकि यदि आप 20% अबव तक अच्छे से तैयारी कर लेते हो तो जेईई मेन का एग्ज़ाम आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। क्योंकि हम पूरा इस पार्ट 1 में जेईई मेन पे फोकस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मुझे पढ़ाने का, यूट्यूब पे आने का इंस्पिरेशन मुझे अलग सर से मिले हैं। अलग सर को आप सब काफ़ी अच्छे से जानते होंगे, जो कि फिजिक्स पढ़ाते हैं। उन्होंने ही फिजिक्स का पूरा सिलेबस डाले हैं, उसके अलावा कोई नहीं टीचर डाले पूरा फिजिक्स का सिलेबस। और देखा कि मैंने मैथ के डोमेन में देखा यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा खाली था, मतलब कोई भी मैथ का पूरा सिलेबस प्रॉपर तरीके से नहीं डाले हैं। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना डाला जाए, ताकि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं। मैंने गांव में गया था तो बहुत ऐसे स्टूडेंट के साथ हम फ्रेंडली बात करते, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, अपना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उससे भी अपना प्रॉब्लम शेयर करते हैं अपने साथ। तो उन्होंने बताया कि बेसिकली स्टूडेंट के पास उतना फीस नहीं होते हैं जिसके कारण वो अच्छे कोचिंग जा सके। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना हम मैथ पूरा सिलेबस प्रॉपर तरीक़ा से पढ़ाया जाए, और ताकि आप मैथ से रिलेटेड एनडीए, एयरफोर्स हो गया, फिर जेईई मेन हो गया, उसके अलावा बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, उसे आप इजीली क्रैक कर सकते हो। क्योंकि मुझे लगा कि अलग सर ने पूरा फिजिक्स सिलेबस डाल रखे हैं, साथ में ऑर्गेनिक ही पढ़ाए हैं और मैथ का कोई पूरा सिलेबस नहीं डाले हैं। इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं हम डाल दें, ताकि बहुत से बच्चे को सपोर्ट मिल जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि गांव के हर एक घर में स्मार्टफोन होता ही है, ऑब्वियसली बात है, सबके घर में अभी होगा ही। तो वो जो फालतू को वीडियो देखने में टाइम बर्बाद करते हैं, तो वो मैथ का लेक्चर देखेगा, उसके बाद फिजिक्स का लेक्चर देखेगा, और मतलब पूरा सिलेबस करेगा, और उसको कोई कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए ये इंस्पिरेशन बोले जैसे कि अलग सर से मिले, मैंने सोचा और स्टार्ट कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे द्वारा हर एक बात को फॉलो करेंगे, तब आप मैथ ज़रूर सीखेंगे। क्योंकि मैथ सीखने का चीज़ है, ना कि रटने का। जैसे कि रटने का इन द सेंस कहने का मतलब न कि मैथ पढ़ने का। अधिकतर बच्चों के आप देखोगे सो जेईई में जो पढ़ाते हैं सर, कोई भी सिलेबस हो, कोई मैथ जैसे सवाल बताते हैं तो वो क्वेश्चन को सर बता देते हैं और स्टूडेंट छाप लेते हैं, और उसे घर पे जाके उसी क्वेश्चन को 4-5 बार सॉल्व करते हैं, खुद दिमाग नहीं लगाते हैं। मतलब उस तरफ से हो गया उसको रटना, सवाल को आप 4-5 बार खुद से बना लिया, आपने रट लिया। लेकिन वही विद्यार्थी, दूसरा विद्यार्थी जो उस सवाल को देखा, उसके बारे में कुछ सोचा, यानी खुद से प्रयास करने की कोशिश किया, यानी खुद से ट्राई किया, तो वो विद्यार्थी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। क्योंकि आप 4-5 क्वेश्चन को 10 बार रिवीजन करा, आपको 1 घंटा लग गया। लेकिन एक विद्यार्थी एक ही क्वेश्चन के पीछे हैं और वो 1 घंटा ज़्यादा लगा दिया, लेकिन तब पर भी आपसे काफ़ी ज़्यादा आगा है।
क्योंकि आपने सवाल को रटने का प्रयास की, आपने सवाल को कुछ दिमाग नहीं लगाया, जैसे बनाए थे सर ने आपने वैसे ही बना दिया। तो ऐसे अधिकतर विद्यार्थी करते हैं, खुद सोचते नहीं हैं। इसी कारण है कि जेईई मेन में और भी बहुत सारे रीज़न है कि जेईई मेन में 9,90,000 स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। उसमें से 10,000 का भी होता है, 10,000 में से 5,000 को ही अच्छे कॉलेज मिलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारे द्वारा हर एक सवाल दिए गए पे खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। गलत सही मायने नहीं रखता है, यानी आपने कितना ट्राई किया ये मायने रखता है। आपने कितने सोचने के प्रयास की, कितने मतलब आपने कितने उसके ऊपर फोकस डाला, उसके आसपास के माहौल को कैसे जाना, ये सब बहुत मायने रखता है। क्योंकि आप लोग देखते होंगे बहुत से अजीब अजीब लोग सब होते हैं जो कि कभी कभी आपको पक्षी से बात करते हुए देखने को मिलेगा, कभी जानवर से। ये सब अजीब अजीब आदमी सब होते हैं। ऐसा होना चाहिए क्योंकि वो दूसरे के बात को समझने का प्रयास ज़्यादा करते हैं, उसको सोचने पे मजबूर कर देता है, ये कैसे बात करते हैं, इसके साथ कैसे बिहेव किया जाए। जैसे अधिकतर बच्चों को देखे होंगे जो मैथ के सवाल से पूछता रहेगा, तू बताओ मेरे को कैसे सोल्व करना है तेरे। तो ये वही विद्यार्थी करता है जो कि सवाल को सोचता है, मतलब सवाल देखने से स्टार्ट नहीं हो जाता है इसको बनाने के लिए। वो सवाल के बारे में पहले जानता है, माहौल जानता है, उसका आसपास का माहौल कैसा है। तो वही क्रिएटिविटी चाहता हूँ मैं आपके अंदर भी लाने के लिए, ताकि आप हर एक क्वेश्चन को देख के सोचिए। शुरू में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आप धीरे धीरे कोई भी चीज़, जैसे आप बाइक चलाना स्टार्ट किए तो शुरू में आपको तो पता नहीं है कहाँ गियर है, आपको कोई बताएगा यहाँ गियर है, यहाँ ब्रेक है। लेकिन वही आप धीरे धीरे सीखते चले जाओगे बाइक, तो 4-5 साल के बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप जहाँ हाथ डालोगे आपको पता लग जाएगा ये गियर है कि ब्रेक है। इसी प्रकार इस सब चीज़ में होता है। आप पहले सबको समय लगेगा ज़्यादा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जब आप खुद से ट्राई करेंगे तब उसमें समय लगेगा, लेकिन उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आप 3-4 महीने के बाद अपने आप में भी बोले तो जैसे बाइक सीखते हैं वैसे ही आपके अंदर भी आ जाएगा। आप इजीली मैथ के क्वेश्चन को, कोई भी अनजान क्वेश्चन आ जाएगा, इजीली आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बातें बहुत हो गई, और मैं बता दूं एक और बात, यदि आपको ये वीडियो यानी ये लेक्चर आपको अच्छा लगे, आपको इसमें कुछ सीखने को मिले, तो अपने गांव के स्टूडेंट के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी आगे बढ़ सके। इसीलिए मैंने ये लेक्चर अपलोड स्टार्ट किया, क्योंकि हर एक गांव के स्टूडेंट पढ़ सके। क्योंकि गांव में स्टूडेंट के पास उतना फीस नहीं होते हैं। आप सब काफ़ी अच्छे से जानते हैं इंडिया में ऐसे ही आर्थिक स्थिति मतलब बहुत परिवार के बहुत कमज़ोर है, साथ में मेरा भी। उस सब बात खैर छोड़िए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सबको यदि वीडियो सीखने को मिलेगा, इससे सीखने को मिलेगा, तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ से। बेसिक मैथ में कुछ चीज़ें ऐसी है जिसे हम फटाफट से भरवली आपको कवर कर देते हैं, आप सब काफ़ी अच्छे से जानते हैं। जैसे नंबर सिस्टम की बात की जाए, नेचुरल नंबर आप सब काफ़ी अच्छे से जानते हैं। नेचुरल नंबर को, काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहा जाता है। इनके सेट को कैपिटल N से बनाते हैं, और नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर देने पर वो होल नंबर हो जाता है। इनके सेट को कैपिटल W से लिखा जाता है। यदि आपको कहीं भी कैपिटल N लिखा मिले समझ जाइएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात की जा रही है, कहीं भी कैपिटल W लिखा मिले समझ जाइएगा सेट ऑफ होल नंबर की बात की जा रही है। उसके बाद आता है अगला सेट ऑफ इंटीजर, जिसे I से डिनोट करते हैं, या कुछ लोग इसे Z से भी लिखते हैं या दर्शाते हैं, जो भी बोलिए। I यानी सेट ऑफ इंटीजर, 0 +-1 +-2 +-3 +-4, यानी कि सारे के सारे होल नंबर जब अपने प्रॉपर साइन के साथ आते हैं तो सेट ऑफ इंटीजर कहलाते हैं। उसके बाद यही इसी में आपको कहीं I+ लिखा मिल जाए तो समझ जाइएगा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर की बात की जा रही है। यदि I- लिखा मिल जाए समझ जाइएगा सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर की बात की जा रही है। यदि I0 लिखा मिले तो समझ जाइएगा नॉन निगेटिव इंटीजर की बात की जा रही है। नॉन निगेटिव इंटीजर यानी 0 1 2 3 4 5
यदि आपको कहीं नॉन पॉजिटिव इंटीजर लिखा मिले समझ जाइएगा -3 -2 -4 की बात की जा रही है। उसके बाद अगला टर्म आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ऐसा नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में लिखा जाता है। p एक इंटीजर है, q नॉन जीरो इंटीजर है। p ध्यान दीजिएगा, p इंटीजर है, q नॉन जीरो इंटीजर है, यानी q नॉट इक्वल टू 0। साथ ही साथ इसकी एक और खासियत होती है, इसकी डेसिमल पार्ट या तो ख़त्म हो जाता है या टर्मिनेट करता है या रिपीट करता है या कोई पैटर्न फ्लो होता है डेसिमल पार्ट में। जस्ट फॉर एन एग्जांपल के लिए 7.25 यानी ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया जी, यानी कि ये एक रेशनल नंबर है। जैसे 1.333333 यानी 3 का पैटर्न यहाँ फ्लो हो रहा है डेसिमल पार्ट में और कंटिन्यूसली बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन 3 का पैटर्न फ्लो हो रहा है, तो ये एक रेशनल नंबर है। जैसे कि 7.25 यहाँ पे 25 क्या हो रहा है, बार बार टर्मिनेट करते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, यानी कंटिन्यूसली कोई पैटर्न फ्लो कर रहा है। ये भी एक क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में एक्सप्रेसिबल हो और p इंटीजर हो, q नॉन जीरो इंटीजर हो, इसका डेसिमल पार्ट ख़त्म हो जाए या टर्मिनेट, रिपीट या कोई पैटर्न फ्लो करता रहे। उसके बाद अगला टर्म आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के ठीक अपोजिट होता है, जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है और साथ ही साथ इसके डेसिमल पार्ट न तो कभी ख़त्म होता है न ही टर्मिनेट होता है, न कभी ख़त्म होता है न कोई पैटर्न फ्लो होता है, यानी कि चलता ही है, न कोई पैटर्न फ्लो होकर चलता है, रैंडम चलता है और चलता ही जाता है। ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल के लिए 7.9324 कोई डेसिमल पार्ट में कोई पैटर्न फ्लो नहीं हो रहा है, रैंडम जा रहा है और चलता ही जा रहा है, ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। उसके बाद रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन से एक नया सेट तैयार किया जाता है। इस सेट को बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर इनको R से डिनोट करते हैं, R से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर काफ़ी ज़्यादा यूज होता है हमारे सिलेबस में। रियल नंबर में रेशनल नंबर इरेशनल नंबर तो आ ही गया, और रेशनल इरेशनल में ऑब्वियस सी बात है कि होल नंबर इंटीजर पहले से मौजूद है। रियल नंबर को नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें रेफरेंस पॉइंट 0 होता है, 0 के राइट साइड वाले नंबर सारे पॉजिटिव होते हैं, 0 के लेफ्ट साइड वाले नंबर सारे निगेटिव होते हैं। ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि हम 11th के बच्चे हैं, ये मुझे काफ़ी अच्छी से जानकारी है। मैं मानता हूँ आपको काफ़ी अच्छे से आते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारी जिम्मेदारी है बताना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन आपको लग रहा है ये हमें आता है, तो आप वीडियो को स्पीड करके देख सकते हैं, यानी 2x स्पीड पे देख सकते हैं, लेकिन स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे कुछ बातें और भी आ जाएगी जो कि आपको प्रॉब्लम डाल सकती है आगे। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि बेसिक मैथ में वो चीज़ कवर की जाएगी जो कि आपको मैं मानता हूँ आता है, लेकिन मेरी जो जिम्मेदारी है बताना, ताकि आगे ये सब टर्म आ जाए तो वहाँ पे बार बार हमें बताने की ज़रूरत न पड़े। इसीलिए ये बेसिक मैथ पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट, रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल नंबर ही होगा। किस केस में, जब रेशनल वाला नंबर 0 नहीं होगा। जस्ट फॉर एन एग्जांपल के लिए 2 × √2, 2 रेशनल नंबर है, √2 इरेशनल है, दोनों का प्रोडक्ट इरेशनल हुआ। 0 × √2, 0 रेशनल है, √2 इरेशनल है, दोनों का प्रोडक्ट रेशनल हो गया। यानी रेशनल इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल होगा। किस केस में, जब रेशनल वाला नंबर 0 नहीं हो। उसके बाद 2 रेशनल नंबर का सम डिवीजन प्रोडक्ट मल्टीपल हमेशा रेशनल नंबर ही होता है। 2 इरेशनल नंबर का सम डिवीजन प्रोडक्ट मल्टीपल कुछ भी हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। जैसे कि √2 + √2, 2 इरेशनल नंबर है, दोनों का सम क्या हो गया, इरेशनल हो गया। और √2 - √2 रेशनल हो गया, 0 हो गया। तो 0 एक रेशनल नंबर है, यानी √2 × √2 दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, रेशनल हो गया। यानी कि 2 इरेशनल नंबर का सम डिवीजन प्रोडक्ट मल्टीपल कुछ भी हो सकता है।
यानी रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ये सब बातें करना बेवकूफ़ी है, ये सब बातें आपको काफ़ी अच्छी से जानकारी है। उसके बाद ये सारे बातें अभी मैंने की, ये सारे के सारे रियल नंबर की बातें की जा रही थी, रियल नंबर पे चर्चा की जा रही है। उसके बाद अगला टर्म आता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर ये क्वाड्रेटिक में फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है। यदि आपको कहीं कहीं इसमें मैथ में लेक्चर में आपको इंग्लिश वर्ड सुनने को मिले, आप घबराइएगा नहीं, आपके पास मोबाइल है, आप वहाँ से इंग्लिश वर्ड का हिंदी जान सकते हो आपको यदि प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि मैथ में लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं होता, मैथ एक खुद लैंग्वेज है। तो इसके लिए आप घबराइएगा नहीं, आपको प्रॉब्लम हो तो आप सर्च कर सकते हैं गूगल देवता पे। गूगल देवता पर आप सर्च कीजिए, आपको इंग्लिश का हिंदी मिल जाएगा इजीली। यदि हिंदी बोल रहे हैं कभी तो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पे इंग्लिश भी मिल जाएगा। उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम लेने की, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इमेजिनरी नंबर की चर्चा कर रहे थे। तो इमेजिनरी नंबर ऐसा नंबर जो क्वाड्रेटिक के अंदर फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है, स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव का आना। जैसे कि बात किया जाए यहाँ पे -√3, तो -√3 को हम क्या लिखते हैं, 3 इंटू आयोटा। ये सब आयोटा कैसे आया तो ये आपको जानकारी होगी तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप जान जाएंगे अभी। इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, -√3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू -√1, स्क्वायर रूट के अंदर -1, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा से लिखते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर -1 को आना आयोटा को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको सिंबल दिया गया आयोटा, इसका आय सिंबल है लेकिन इसको बोला जाता है आयोटा, आयोटा पढ़ा जाता है। इसे ध्यान रखिएगा आप। यदि आयोटा मतलब आय यानी इमेजिनरी नंबर यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर -1 का आना, वो इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। यदि आपको कहीं पे आयोटा स्क्वायर लिखा मिल जाए तो क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर -1 का स्क्वायर, तो यानी कि कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आयोटा क्यू मिल जाए तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू आयोटा, तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा। यदि आपको कहीं आयोटा 4 लिखा मिल जाए तो -1 का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर यानी 1। ये सब इमेजिनरी नंबर है और ये सब आपको नई जानकारी थी तो जान लीजिए। और उसके बाद अगला टर्म आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम x प्लस आयोटा y के फॉर्म में लिखा जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा y के फॉर्म में, x और y क्या है यहाँ पे, x और y यहाँ पे रियल नंबर है। ये बिलोंग करता है, ये बिलोंग का सिग्नेचर है। ये आप सेट में पढ़ेंगे, सेट भी एक चैप्टर है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ये बिलोंग्स का सिग्नेचर है यानी कि एक्स वाई किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को। जैसे कि बताया था कि सेट ऑफ रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं, वही आ रहा है ये। कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमें इमेजिनरी नंबर आता है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। पहले इसकी बातें थोड़ी जानकारी देना आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको ये सब जानकारी रहने पर आपको आगे में ये सब टर्म आता है वहाँ पे आपको प्रॉब्लम न हो। कॉम्प्लेक्स नंबर और x को यहाँ पे बोला जाता है, x को इस रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बोला जाता है, और y को इमेजिनरी पार्ट बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ पे जो आयोटा के साथ जो y आया है, y को इमेजिनरी पार्ट बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और x को रियल पार्ट बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। उसके बाद आपको जैसे बात किया जाए 7 की,
7 क्या है, एक प्योर रियल नंबर है। प्योर रियल नंबर है तो इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, क्योंकि हर प्योर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और हर इमेजिनरी नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। जैसे कि बात की जाए 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस 0 आयोटा। तो 0 आयोटा करने पर ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे कि प्योर इमेजिनरी नंबर की बात की जाए, जैसे 2 आयोटा प्योर इमेजिनरी नंबर है, इसको हम 0 प्लस 2 आयोटा लिख सकते हैं। यानी कि हर प्योर रियल नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 होता है और हर प्योर इमेजिनरी नंबर का रियल पार्ट 0 होता है। और ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं। हर प्योर नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, हर इमेजिनरी नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ब्रह्मांड है, गैलेक्सी हमारे, जिसके अंदर सारे आ रखा है। जैसे कि बात की जाए नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शनल, डेसिमल, सारे के सारे आ रखा है इसमें। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कि बताया, ब्रह्मांड है, गैलेक्सी है हमारी, इसके अंदर सारे नंबर आ रखा है। उसके बाद अगला टर्म आता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसकी भी चर्चा कर लिया जाए। बेसिक जानकारी, जैसे कि मैंने बताया कि बेसिक जानकारी आपको होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है ताकि आपको आगे प्रॉब्लम न हो। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम जेड बार से लिखा जाता है। जेड के ऊपर रेकरिंग डाल दीजिए, उसे हम जेड बार बोलते हैं। इसे हम जेड बार से लिखा जाता है। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैसे, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं x प्लस आयोटा y के फॉर्म में। तो इसके कंजुगेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कंजुगेट को जेड बार से। इसको लिखा जाता है x माइनस आयोटा y। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में x प्लस आयोटा y के फॉर्म में लिखा जाता है, इसके कंजुगेट को x माइनस आयोटा y के फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसके बाद दोनों का प्रोडक्ट कर लिया जाए तो z इंटू जेड बार, जैसे कि दोनों का प्रोडक्ट किया जाए तो x प्लस आयोटा y हुआ और x माइनस आयोटा y, यानी a प्लस बी ए माइनस बी। a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे भैया प्लस कैसे हो गया, माइनस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भैया आयोटा स्क्वायर भी होगा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है, -1 है। तो -1 निगेटिव -1 आ गया, तो इन दोनों को मिला के पॉजिटिव कर देगा तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि जैसे कि अभी कॉन्जुगेट के बारे में चर्चा किए, कॉम्प्लेक्स नंबर कंजुगेट, ये एक टर्म है, आपको ध्यान रखना ज़रूरत है। नहीं आता तो आप सीख लेंगे, आता है तो आपको रिवीजन हो गया होगा। ये सब हम कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है जैसे कि बताया, उसमें हम काफ़ी अच्छे से जानकारी लेंगे। वहाँ पे काफ़ी अच्छे से जानकारी मिलेगी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, वहाँ पे इमेजिनरी नंबर के बारे में और भी कुछ जानकारी मिलेगी और वहाँ पे अच्छी अच्छी क्वेश्चन भी करवाई जाएगी। लेकिन बेसिक मैथ में ये सब आपको बता देना मेरी जिम्मेदारी थी, क्योंकि ये टर्म कहीं आ जाता है तो वहाँ पे मैं हर बार बताऊँ, वहाँ पे समय लगाऊँ हर बार फालतू का, तो वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैंने सोचा बेसिक मैथ काफ़ी अच्छे से पढ़ाई जाए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम न हो। उसके बाद दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कभी कभी सम पूछ दिया जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट में ऐड हो जाएगा। जैसे कि बात की जाए z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको लिख सकते हैं x1 प्लस आयोटा y1। z2 एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको लिख सकते हैं x2 प्लस आयोटा y2। दोनों को सम किया जाए तो z1 प्लस z2, तो रियल पार्ट आपस में ऐड हो जाएगा, x1 प्लस x2 आपस में ऐड हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट आपस में ऐड हो जाएगा, y1 प्लस y2। ये सब कॉमन सेंस की बात है, ये सब आपको काफ़ी अच्छी से आती होगी।
यदि आपको यहाँ पे कोई निगेटिव माइनस की बात की जाए तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। तो ये सब आपको अच्छा से आता है, ये सब की बातें करना बेवकूफ़ी है, ये कॉमन सेंस की बातें है, प्लस माइनस वाला। इसी प्रकार प्रोडक्ट मल्टीपल की बात की जाए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की, जैसे कि नॉर्मली बचपन से करते आए वैसे ही होगा, लेकिन कहीं कहीं आपको वहाँ पे टर्म में आयोटा स्क्वायर मिल जाए, आयोटा क्यू मिल जाए, तो वहाँ पे आयोटा स्क्वायर मिल जाएगा तो -1 लिख देंगे, आयोटा क्यू मिल जाएगा तो माइनस आयोटा लिख देंगे, आयोटा 4 मिल जाएगा तो उसे हम 1 लिख सकते हैं। तो ये सब आपको काफ़ी अच्छे से आती है। यानी कि अभी तक हम जितने बात किए रियल नंबर के बाद ये सारे इमेजिनरी नंबर में आ जाते हैं। यानी कि दिस इज़ ऑल अबाउट द, अभी तक जितने शुरू से बात किए, दिस इज़ ऑल अबाउट द नंबर सिस्टम। ये सारे के सारे बातें नंबर सिस्टम के बारे में थी। अब उसके बाद कुछ टर्म आता है जैसे कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आप सब काफ़ी अच्छे से जानते होंगे, ऐसा नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर हो, 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर, यानी कि 2 अलग अलग फैक्टर, एक खुद और दूसरा 1। नॉर्मली बच्चों को ये पता होता है प्राइम नंबर केस में ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर हो, एक खुद और 1, तो ये डेफिनेशन तो 1 भी सेटिस्फाई करता है, लेकिन 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो आप एक जो एक्चुअल डेफिनेशन है उसको ध्यान रखिएगा कि प्राइम नंबर केस में एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर होना चाहिए। तो इसी प्रकार सबसे छोटी प्राइम नंबर आ जाता है 2। 2 एक अकेला इवन प्राइम नंबर है, जो कि बाकी के सारे प्राइम नंबर ऑड है। ध्यान में रखिएगा 2 एक अकेला इवन प्राइम नंबर है और सबसे छोटी प्राइम नंबर है, सबसे पहला प्राइम नंबर है 2। उसके बाद अगला टर्म आता है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, इसमें 2 प्राइम नंबर का बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए, जैसे कि 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है, दोनों का बीच का डिफरेंस 2 है, तो ये ट्विन प्राइम नंबर हो गया। 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर है, दोनों का बीच का डिफरेंस 2 है, यानी 2 प्राइम नंबर हो गया। इसी प्रकार 11, 13, 17, 19 ये सब सारे के सारे ट्विन प्राइम नंबर है। उसके बाद अगला टर्म आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर में नंबर का प्राइम होना ज़रूरत नहीं है। मैंने बताया को प्राइम नंबर में नंबर का प्राइम होना ज़रूरत नहीं है। इसमें 2 नंबर का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, तो वो नंबर को प्राइम नंबर हो। जैसे कि बात किया जाए 7 और 16 के बारे में, तो 7 एक प्राइम नंबर है और 16 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो यानी कि वो क्या है, ट्विन को प्राइम नंबर है। जैसे 15 और 16 की बात की जाए, 15 और 16 दोनों कंपोजिट नंबर है, लेकिन दोनों को दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। 15, 16 दोनों कंपोजिट नंबर है। आप यहाँ पे सोच रहे हैं भैया कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये सब भी आपको अच्छी से जानकारी है। कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर के केस में एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर होता है, लेकिन कंपोजिट नंबर के केस में 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है। कंपोजिट नंबर जैसे 15 का 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 16 का 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो 15 भी कंपोजिट नंबर है, 16 भी कंपोजिट नंबर है, लेकिन दोनों क्या है, एक को प्राइम नंबर, जिन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 1 आता है, तो ये दोनों को प्राइम नंबर हुआ। ये इसके बाद कुछ चर्चा की जाए डिविजिबिलिटी के रूल पे। डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाजितता के नियम, यानी जैसे कि कोई बोल दिया 2 से डिविजिबिलिटी के रूल क्या है, माने 2 का डिविजिबल, ये नंबर 2 से कब डिविजिबल होगा, तो ये सब आपको काफ़ी अच्छे से आती है। लेकिन जैसे कि बताया मेरी जिम्मेदारी है बताना, किसी नंबर के लास्ट डिजिट, किसी नंबर के लास्ट डिजिट 2 का मल्टीपल हो तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। जैसे कि बात की जाए किसी नंबर लिख देंगे, यानी कि मान ले 5 लिख दिए, 7, 2, 3, 9 जो भी, लास्ट का डिजिट 2 हो गया, तो यानी कि ये नंबर क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीपल हो जाएगा। यानी कि लास्ट का डिजिट इवन होना चाहिए, 0, 2, 4, यानी कि लास्ट का डिजिट किसी नंबर के 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। इसी प्रकार अगला टर्म आता है 4 से डिविजिबिलिटी का रूल। किसी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट, जैसे 2 में थे लास्ट का 1 डिजिट 2 का मल्टीपल होना चाहिए, 4 के लिए लास्ट का 2 डिजिट 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो लास्ट का 2 डिजिट यानी कि यहाँ पे 2 है तो 4 डाल दिए, यानी कि 2, 4,
24 क्या है, 4 से मल्टीपल है, तो यानी कि 4 का मल्टीपल है 24। तो ये नंबर सारे के सारे नंबर किससे डिविजल होगा, 4 से डिविजल होगा। आगे कुछ भी लिख दिया जाए एनीथिंग, लेकिन लास्ट का 2 डिजिट यदि 4 का मल्टीपल है तो वो नंबर 4 से डिविजल होगा। इसी प्रकार अगला आता है 8 से डिविजिलिटी रूल। 8 से डिविजिलिटी रूल में 4 से डिविजिलिटी रूल में लास्ट का 2 डिजिट के जगह लास्ट का 3 डिजिट आ जाएगा, तो वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 2 से डिविजिलिटी रूल में मैंने बताया कि लास्ट का 1 डिजिट 2 का मल्टीपल होना चाहिए, 4 में 2 डिजिट। इसी प्रकार लास्ट का 3 डिजिट, किसी नंबर के लास्ट का 3 डिजिट 4 से मल्टीपल है तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। जैसे कि यहीं पे 24 हो गया, यहाँ पे 8 लिख दिया जाए तो लास्ट का 3 डिजिट 8 का मल्टीपल है 24, 8 से डिविजिबल हो रहा है। तो यानी कि ये सारे के सारे नंबर आगे कुछ भी लिख दिया जाए, ये सारे के सारे नंबर 8 से डिविजिबल होगा। 2 के लिए लास्ट का 1 डिजिट 2 का मल्टीपल होना चाहिए किसी नंबर का। 4 के लिए लास्ट का 2 डिजिट 4 से मल्टीपल होना चाहिए तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। 8 के लिए लास्ट का किसी नंबर के लास्ट का 3 डिजिट 8 का मल्टीपल होना चाहिए, वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। उस प्रकार आता है अगला 3 से डिविजिलिटी रूल, यानी 3 से डिविजिलिटी रूल। 3 से डिविजिलिटी रूल किसी नंबर के सारे डिजिट का सम 3 का मल्टीपल हो तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। जैसे कि बात की जाए 1 7 3 1, तो कितना हो गया सम इनका 7 8 और 4 12, यानी कि इनका सम किसी नंबर के सारे डिजिट का सम कितना हो गया 12 हो गया। ये नंबर का डिजिट का सम कितना हो गया 12 हो गया। 12 क्या है 3 का मल्टीपल है, तो ये नंबर क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। यानी कि 3 में किसी नंबर के सारे डिजिट का सम 3 का मल्टीपल हो रहा है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। फिर उसके बाद अगला आता है 9 से डिविजिलिटी रूल। जैसे 3 में हम पढ़े सारे डिजिट का सम किसी नंबर के 3 का मल्टीपल होना है, उसी प्रकार 9 से सारे डिजिट का सम 9 का मल्टीपल होगा, यानी कि किसी नंबर के सारे डिजिट का सम 9 का मल्टीपल होगा तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पे 12 हो गया, 6 दे दिए तो 18 हो गया, 18 9 का मल्टीपल है तो यानी कि ये नंबर 9 से मल्टीपल होगा। इनका सम 18 हो गया, 18 9 का क्या है मल्टीपल है तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। जैसे कि उसके बाद अगला टर्म आता है 7 11 12, इस सब का भी रूल होता है, लेकिन इस सब का ऐसा यूज होता नहीं है, ज़्यादा यूज होता नहीं है इस सिलेबस में, जेईई मेन के सिलेबस में। ये सब को आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो घबराने कोई बात नहीं है। ये सब मतलब आपको बेसिक जानकारी थी, ये सब आपको आना चाहिए। उसके बाद अगला टर्म पे चर्चा करेंगे जो कि आप लोग काफ़ी चीज़ जानते होंगे, पोलिनोमियल के बारे में। पोलिनोमियल के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए पोलिनोमियल के बारे में चर्चा कर लिया जाए। स्टार्ट करते हैं पोलिनोमियल को। पोलिनोमियल को हिंदी में बहुपद बोलते हैं, आप सब काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। पोलिनोमियल इन एक्स। पोलिनोमियल हम किस में लिख रहे हैं, एक्स में लिख रहे हैं। इसे हम वाई में भी लिख सकते हैं, जेड में भी लिख सकते हैं, जो वेरिएबल चाहे उसमें लिख सकते हैं पोलिनोमियल, लेकिन अधिकतर पोलिनोमियल हमें एक्स में दिखने को मिलता है, इसलिए हम एक्स का यूज कर रहे हैं। ए नोट एक्स के पावर n प्लस A1 एक्स के पावर n-1 प्लस A2 एक्स के पावर n-2 प्लस इसी प्रकार चलते जाएगा। लास्ट में an-1 एक्स प्लस an। ये यदि आप यहाँ पे n जो है, n एक नेचुरल नंबर है। यदि आपको कहीं इसमें पोलिनोमियल इस रिलेशन में देखने को मिले, यानी और भी अप्रोप्रिएट तरीका से बोला जाए तो n की जगह पे, यानी n के जगह पे होल नंबर भी हो सकता है, यानी कि इस पे 0 भी हो सकता है।
तो यानी कि n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि आपको कभी ऐसा रिलेशन x में दिखने को मिले जो x के पावर इंटीग्रल या नेचुरल नंबर हो, तो ऐसे एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल इन x बोला जाता है। साथ ही इसकी और कुछ खासियत है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। इफ़ यदि ए नोट नॉन जीरो हो गया तो देन पी एक्स इज नोन एज nth डिग्री ऑफ polynomial in x, यानी कि हाईएस्ट पावर या ए नोट हाईएस्ट पावर x के पावर n का कोफिशिएंट ए नोट नॉन जीरो, ए नोट को हम नॉन जीरो बना दे, यानी कि उसके कोफिशिएंट को हम जीरो ना बनाए तो nth डिग्री का पॉलिनोमियल बन जाएगा। nth डिग्री का पॉलिनोमियल कब बनेगा, उस केस में बनेगा जब ए नोट नॉन जीरो होगा। ए नोट नॉन जीरो होने कहने का इन द सेंस, जैसे x के पावर 5 लिखे तो x के पावर 5 का कोफिशिएंट क्या हो गया, x के पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x4। तो इसमें जैसे कि मैं एग्जांपल से आपसे समझा देता हूँ, जैसे x5 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर 2x ऐसा लिख दिया जाए, तो इसमें हमें हाईएस्ट पावर दिखता है x के पावर 5। तो x के पावर जो हाईएस्ट पावर दिखेगा वो हाईएस्ट पावर कब दिखेगा, जब इसका कोफिशिएंट नॉन जीरो होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 5 का कोफिशिएंट क्या है, नॉन जीरो है, यानी कि कोफिशिएंट इसका जीरो नहीं है, इसीलिए एक्स के पावर 5 हमें दिख रहा है। तो हाईएस्ट पावर हमें दिख रहा है एक्स के पावर 5। तो एक्स के पावर 5 क्या है, जो हाईएस्ट पावर है वो पॉलिनोमियल के डिग्री को बताता है। इसी प्रकार यहाँ पे x के पावर n जो है n हाईएस्ट पावर हमें दिख रहा है। तो हाईएस्ट पावर, क्योंकि इस हाईएस्ट पावर इसलिए दिख रहा है सर इसके आगे जितने भी टर्म है x के पावर रिड्यूस होते हुए चल जा रहा है, n में से 1 घट रहा है, n में से 2 घट रहा है, यानी कि रिड्यूस होते जा रहा है, और हमें हाईएस्ट दिख रहा है n। तो n हाईएस्ट दिख रहा है क्योंकि जब इसके कोफिशिएंट को नॉन जीरो बनाए तो ये x के पावर n जो दिख रहा है वो nth डिग्री का पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। n मतलब कोई भी पॉलिनोमियल डिग्री को तभी रिप्रेजेंट करेगा जब उसका हाईएस्ट पावर, यानी कि हाईएस्ट पावर तब दिखेगा जब उसका कोफिशिएंट जो होगा उस टर्म का नॉन जीरो होगा। जैसे यहाँ पे 5th डिग्री का पॉलिनोमियल हमें दिख रहा है, तो ये 5th डिग्री का पॉलिनोमियल दिख रहा है, तो यानी x के पावर 5 यानी 5th डिग्री का हाईएस्ट पावर दिख रहा है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट नॉन जीरो है, यानी कि कोफिशिएंट इसका कितना अभी है, अभी तो 1 है, इसका कोफिशिएंट नॉन जीरो है, तो यानी कि 5th डिग्री को पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार आपको डायरेक्ट x के पावर 5 दिख जाए, डायरेक्ट x के पावर 5 दिख जाए तब पर भी ये 5th डिग्री के पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। यदि आपको ऐसे लिखा मिल जाए x के पावर 5 तो फिर भी ये x के पावर 5th डिग्री को यानी x के पावर 5 यानी 5th डिग्री के पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि ऐसा मैंने इसमें भी चर्चा नहीं किया, क्योंकि आगे का टर्म कुछ भी हो जाए, जीरो नॉन जीरो कुछ भी हो जाए, उससे हमें मतलब नहीं है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें उस कंडीशन में डिग्री डिसाइड करना है जब हाईएस्ट पावर हमें दिखे। हाईएस्ट पावर कब दिखेगा, जब उसका कोफिशिएंट नॉन जीरो होगा। यदि आप ऐसे भी बोल सकते भैया 7 क्या है, तो मैं बता दूं 7 भी एक क्या पॉलिनोमियल है, आप सब काफ़ी अच्छे से जानते हैं। जैसे px = 7 लिख दिया जाए तो 7 भी एक पॉलिनोमियल है। 7 कौन सा पॉलिनोमियल है, 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे x के पावर 0, इसको हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं 7 × x के पावर 0। x के पावर 0 यानी कि 0 डिग्री के पॉलिनोमियल को दर्शा रहा है, यानी कि हर एक कांस्टेंट टर्म 0 डिग्री के पॉलिनोमियल को दर्शाता है, ध्यान में रखिएगा आप। उसके बाद px = 7x + 5, यहाँ पे x के पावर कितना है, 1 है, x के पावर 1 है, तो x के पावर 1 है तो यानी कि ये कितना डिग्री पॉलिनोमियल को दर्शा रहा है, 1 डिग्री पॉलिनोमियल। ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं।
आप सब काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। उसके बाद आपको यदि ऐसा कभी मिल जाए एक्स स्क्वायर के फॉर्म में 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 मिल जाए, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर यानी कि सेकेंड डिग्री का इक्वेशन बता रहा है ये, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसका कितना है, सेकेंड है, इसका कोफिशिएंट नॉन जीरो है, तो हाईएस्ट पावर सेकेंड है, तो यानी कि सेकेंड डिग्री के पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा इसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन एक्स या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बोलते हैं। इस प्रकार एक बात और जानकारी दे दूँ आपको, यहाँ पे जो है एक्स के पावर जो दिख रहा है वो होल नंबर इंटीग्रल ही होना चाहिए, नहीं तो इसके सिवा यदि आपको कोई एक्स के पावर यानी कि फ्रैक्शनल में दिख जाए, इरेशनल नंबर दिख जाए, तो वो इस कंडीशन को इस सिचुएशन में वो डिग्री को डिसाइड नहीं करता है। जैसे कभी एक्स का पावर √2 दिख जाए तो ये कंडीशन इसमें फ्लो नहीं होगा। इसके बाद एक्स का पावर 3/4 दिख जाए, फ्रैक्शनल दिख जाए, तो ये कंडीशन भी फ्लो नहीं होगा। यहाँ पे आपको होल नंबर दिखना चाहिए एक्स के पावर में, यानी कि होल नंबर के तहत इंटीग्रल दिखना चाहिए। उसके बाद पॉलिनोमियल के बारे में चर्चा हो गया, ये अब मुझे पता है आप सबको काफ़ी अच्छे से जानते थे, लेकिन फिर भी जो बताया था मेरी जिम्मेदारी है बताना। उसके बाद अगला टर्म आता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। कुछ लोगों को जीरोज और रूट्स में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, उसमें मैं बता दूं कि जीरोज और रूट्स में उसका कन्फ्यूजन भी आज दूर हो जाएगा। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में चर्चा कर लिया जाए। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, यानी कि एक्स के कुछ भी वैल्यू के लिए इसका वैल्यू जीरो हो जाए, एक्स की कोई भी वैल्यू के लिए px का वैल्यू जीरो हो जाए, यानी कि वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच px इक्वल्स टू 0, यानी कि x के जिन वैल्यू के लिए px का वैल्यू जीरो हो जाए, वो x का वैल्यू जो वैल्यू के लिए px जीरो हो जाएगा वो x का वैल्यू पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाता है। जैसे कि x का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, √2 हो सकता है, नॉन रियल हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वेदर इट इज़ रियल, नॉन रियल, एनीथिंग, कुछ भी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2 + √3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी x के जिन वैल्यू के लिए px का वैल्यू जीरो हो जाए, वो x का वो वैल्यू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। उसके बाद डिग्री, रूट्स के बारे में चर्चा कर लिया जाए। डिग्री तो चर्चा कर लिए, अब जीरोज और रूट्स में कुछ लोग को ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो रूट्स से पहले मैं बता दूँ, इससे पहले पॉलिनोमियल इक्वेशन के बारे में चर्चा कर लिया जाए, उसके बाद रूट्स पे भी चलेंगे। पॉलिनोमियल इक्वेशन, यानी px इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 0 की जगह 1 भी, यानी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 0 की जगह 1 2 3 4 एनी कांस्टेंट भी हो सकता है। px इक्वल्स टू 0 यानी कांस्टेंट। px पॉलिनोमियल लिख दिया जाए a0 x के पावर n, a1 x के पावर n-1, इसी प्रकार चलते जाएगा, an-1 x प्लस an इक्वल्स टू 0। पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या होना चाहिए, a0 नॉन इक्वल्स टू 0, a0 क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे में इनके दो कंडीशन फ्लो करता है, एक तो इक्वेशन और दूसरा आइडेंटिटीज़। इस सिचुएशन में, पॉलिनोमियल के इस सिचुएशन में दो कंडीशन को ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। पहला कंडीशन वो तो पॉलिनोमियल होना चाहिए और क्या कहते हैं इक्वेशन होना चाहिए, दूसरा आइडेंटिटी को फ्लो करता है। आइडेंटिटी आप लोग जानते होंगे, पॉलिनोमियल इक्वेशन और आइडेंटिटी में बेसिक डिफरेंस है, चलिए मैं उसे कवर कर देता हूँ। दूसरा कंडीशन किसको सेटिस्फाई करता है, ये आइडेंटिटी को, आइडेंटिटी। इनके दो केस होंगे, एक इक्वेशन, दूसरा आइडेंटिटी
इक्वेशन और आइडेंटिटी में बेसिक डिफरेंस है। इक्वेशन में एग्जैक्टली n number of values of x satisfies px, satisfy the relation px equals to 0। इक्वेशन में एग्जैक्टली n नंबर ऑफ वैल्यू सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब इक्वेशन में एग्जैक्टली n नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द, यानी इस इक्वेशन को यानी px को एग्जैक्टली n नंबर ऑफ वैल्यू सेटिस्फाई करेगा तो वो इक्वेशन होगा। और इसके बाद आइडेंटिटी में इसमें मोर देन n नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, more than n number of values of x satisfy the relation px इक्वल्स टू 0। इक्वेशन आइडेंटिटी में बेसिक डिफरेंस है। इक्वेशन क्या बताता है, एग्जैक्टली n नंबर वैल्यू सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि कोई भी पोलिनोमियल में इक्वेशन वो किसको रिप्रेजेंट करता है, जिसमें एग्जैक्टली x के n वैल्यू सेटिस्फाई करे इस इक्वेशन को, उसे हम पोलिनोमियल इन x, मतलब पोलिनोमियल इन x में इक्वेशन बोला जाएगा। और उसके बाद n नंबर से ज़्यादा वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे उसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। इसे हम एग्जांपल से समझते हो, काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा एग्जांपल के थ्रू। जैसे हम बात करेंगे एक्स स्क्वायर, इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये एक क्या है, इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसको सेटिस्फाई करेगा x का कौन कौन वैल्यू, एक तो 2 और एक 3, यानी इस इक्वेशन को x का 2 वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। पहला वैल्यू 2 है, दूसरा 3 है। पहला दूसरा नहीं बोला जा सकता है, कुछ भी बोला जा सकता है, पहले 3 भी हो सकता है, पहले 2 भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली 2 वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि इक्वेशन में एग्जैक्टली n नंबर ऑफ वैल्यू सेटिस्फाई करता है, इसमें एग्जैक्टली 2 नंबर वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी प्रकार सेकेंड डिग्री के रिलेशन में इनको एग्जांपल के थ्रू समझाया जाए तो इसका एग्जांपल हो जाएगा x-2 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। आप सोच रहे होंगे भैया ये तो आप फार्मूला लिख दिए, लेकिन भैया ये भी एक सेकेंड डिग्री में रिलेशन है, जो सेकेंड डिग्री में रिलेशन ये भी है और सेकेंड डिग्री में रिलेशन ये भी यही लिखा है, लेकिन ये भी एक सेकेंड डिग्री में रिलेशन है, यानी सेकेंड डिग्री के रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। इसमें आप x के जो भी वैल्यू लो वो सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि x की जगह पे यहाँ पर 2 भी लेंगे वो भी सेटिस्फाई करेगा, 5 भी लेंगे वो भी सेटिस्फाई करेगा, 13th भी लेंगे, √2 लेंगे, -3 लेंगे, 2 + √3 लेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, एनीथिंग कोई भी नंबर लेंगे उसको सेटिस्फाई करेगा। और इसमें x के 2 वैल्यू सेटिस्फाई करा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है इक्वेशन है, इसीलिए इसको x को 2 वैल्यू सेटिस्फाई करा, लेकिन इसमें 2 से ज़्यादा वैल्यू इसको सेटिस्फाई करा। तो आप सब समझ गए होंगे इक्वेशन में एग्जैक्टली n नंबर ऑफ वैल्यू सेटिस्फाई करेगा x के इक्वेशन को, और आइडेंटिटी में x का कुछ भी वैल्यू, मतलब बहुत ज़्यादा, 2 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा नंबर सेटिस्फाई कर जाएगा, तो उसे हम आइडेंटिटी बोलते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा बेसिक डिफरेंस इक्वेशन आइडेंटिटी में। आइडेंटिटी के बारे में कुछ और जानकारी आपको दे दूँ, जैसे कि
ए नोट एक्स के पावर एन प्लस ए वन एक्स के पावर एन माइनस वन, ए टू एक्स के पावर एन माइनस टू, इसी प्रकार चलते जाएगा। लास्ट में ए एन बराबर बी नोट एक्स के पावर एन प्लस बी वन एक्स के पावर एन माइनस वन, इसी प्रकार चलते जाएगा। लास्ट में बी एन इज एन आइडेंटिटी इन एक्स, तो देन ए नोट इक्वल्स टू बी नोट, ए वन इक्वल्स टू बी वन, ए टू इक्वल्स टू बी टू, इसी प्रकार चलते जाएगा। ए एन इक्वल्स टू बी एन। यहाँ पे देखिए ए नोट इक्वल्स टू बी नोट, ए वन इक्वल्स टू बी वन, ए टू इक्वल्स टू बी टू, इसी प्रकार चलते गया। ए थ्री इक्वल्स टू बी थ्री, ए फोर इक्वल्स टू बी फोर। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है। आइडेंटिटी रिलेशन में जो एक्स का इधर कोफिशिएंट होगा, एक्स का सेम पावर दोनों साइड का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए। मतलब इधर एक्स का पावर एन है, इधर भी एक्स का पावर एन है, लेकिन एक दूसरे को रिलेशन में क्या बता रहा है, आइडेंटिटी बता रहा है। तो ए नोट दोनों का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यदि आपको कहीं एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इधर 5 मिल गया, तो इधर भी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 5 ही होना चाहिए। जो इधर एक्स क्यू का कोफिशिएंट होगा, इधर भी एक्स क्यू का वही होना चाहिए। इसी प्रकार इसमें एक्स के पावर एन का कोफिशिएंट इधर ए नोट है और एक्स के पावर एन का कोफिशिएंट इधर बी नोट है। यहाँ पे ए नोट इक्वल्स टू बी नोट, ये एक आइडेंटिटी रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा आइडेंटिटी के बारे में। आइडेंटिटी आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि सेम पावर, एक्स के सेम पावर का कोफिशिएंट दोनों साइड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या एक्स के सेम पावर का कोफिशिएंट दोनों साइड बराबर होना चाहिए। इधर एक्स के पावर 5 का कोफिशिएंट 3 हुआ, इधर भी एक्स का पावर 5 का कोफिशिएंट 3 होना चाहिए। तो ये एक आइडेंटिटी था, आइडेंटिटी के बारे में था, आप लोग समझ गए होंगे बेसिक डिफरेंस आइडेंटिटी और इक्वेशन के बारे में। उसके बाद हमने क्या बताया था आपको, जीरोज और रूट्स के बारे में डिफरेंस। चलिए उस पर डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एग्जैक्टली n नंबर ऑफ वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। तो एग्जैक्टली n नंबर ऑफ वैल्यू जो सेटिस्फाई कर रहा है उसे हम बोलते हैं रूट्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं शून्यक। एग्जैक्टली n नंबर ऑफ वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है तो उसे हम रूट्स बोलते हैं। और जीरोज में क्या होता है, जीरोज में यदि आपको कोई जीरोज पूछ लिया जाए, यदि कोई आपको इक्वेशन दे दे कहेगा उसका जीरोज बताने के लिए, तो आपको उस इक्वेशन को जीरो के बराबर करना पड़ेगा। यदि आपको कोई पूछ दे कि कोई पोलिनोमियल दे दे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो उसका जीरोज बताने के लिए, तो आप उस कंडीशन में उसको जीरो के बराबर करेंगे। लेकिन रूट्स में आपको इक्वेशन देगा, जैसे रूट्स में आपको इक्वेशन दे दिया, ये इक्वेशन दे दिया, इसके बराबर 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है। लेकिन जीरो में आपको इसको जीरो के बराबर करना पड़ेगा। जीरो में आपको दिया नहीं रहेगा इसके बराबर, आपको पूछ देगा तो आपको जीरो के बराबर करना पड़ेगा। लेकिन रूट्स में आपको दिया रहेगा जीरो के बराबर, रूट्स निकालने के लिए कहेगा तो इक्वेशन में आपको दिया रहेगा, जीरो दिया रहेगा बराबर में, या वो कांस्टेंट कोई टर्म दिया रहेगा, कुछ भी दिया जा सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंस था जीरो और रूट्स में। जीरोज, ये बेसिक डिफरेंस है जीरोज और रूट्स में। आप सब काफ़ी अच्छे से जानते होंगे, नहीं जानते थे तो सीख गए होंगे अभी। कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अन्य तरह का मतलब कोई समझ में नहीं आया होगा तो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए आज लेक्चर को यहीं पे बंद किया जाए, और अगला दिन हम एक्सपोनेंशियल का ग्राफ सीखेंगे, लॉगरिथमिक के बारे में जानेंगे, उसका भी ग्राफ सीखेंगे। और कल एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक के बारे में आप लोग पढ़ के ज़रूर आइएगा, वहाँ पे हम ग्राफ और उसका बनाना, कैसे ग्राफ बनाया जाता है, कैसे एक्सपोनेंशियल लॉग, और तो आप लोग जानते होंगे लेकिन फिर भी
जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बेसिक मैथ में आपको हर एक बेसिक चीज़ कवर किया जाएगा। जैसे कि इसमें फर्स्ट लेक्चर में आपको हर एक छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट उठाया गया जो कि आपको आता था, लेकिन फिर भी उठाया, क्योंकि ये आपको मैं बता दूं कि ये एक टिपिकल एग्जाम्पल है। सो हमारे लेक्चर का एक टिपिकल एग्जाम्पल है। इसमें हम बेसिक से बेसिक चीज़ कवर कर रहे हैं, ताकि जो जेईई मेन में पूछता है वो सब सारे चीज़ कवर करते, चाहे वो कॉन्सेप्ट हल्का हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे कॉन्सेप्ट कोई छोटा नहीं होता, लेकिन समझने के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो आपको पूछा जाता है उसमें जो आपको आ जाता है आएगा, वो सब काफ़ी ज़्यादा मतलब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यहाँ पे तैयार किया जाता है। जैसे यहाँ पे आइडेंटिटीज़ इक्वेशन में आपको रिलेशन बता दिया, आइडेंटिटीज़ क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, ये सब रूट्स में और जीरोज में बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है, तो वो सब आप भी सीख गए होंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, आप मेरा लेक्चर देखे हैं और ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा पसंद आए तो, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा भैया यहाँ पे हम नहीं समझे, भैया मतलब आप बोल रहे तो प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि अभी तो हम नए नए हैं, बोलने में थोड़ा हैबिट नहीं है अभी, तो प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं की आवाज़ फंस जाता होगा, तो वो सब को इग्नोर कीजिएगा। हम भी सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।